साथी जसनप्रीत सिंह पंजाब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें और बाकी सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वो अपना माइक बंद कर लें। जी, आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो जैसा सजन जी ने बताया मेरी इंट्रोडक्शन में, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी आदत है, मेरी हिस्ट्री में, जियोपॉलिटिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो अभी करंट जो चल रहा है दुनिया में वो और उसका हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो मेरी आदत है, मैं जो भी मेरे दिमाग में सवाल आते हैं, मैं कहीं इसे पढ़ने की ट्राई करता हूँ, उसको कहीं अगर मुझे नहीं पता चलता मैं किसी जो एक्सपर्ट है उससे पूछता हूँ। तो इस तरह से मैं एक क्यूरियस स्टूडेंट हूँ, इससे ज्यादा मेरा कोई और ज्यादा मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। तो जो सबसे पहला जो बात मैं शुरू करूंगा कि जो सजन जी ने बताया भी आपको कि जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से ये एक हिस्टोरिक ईयर है, एक ऐतिहासिक साल होने जा रहा है कि बहुत सारे देश हैं जिनमें उनमें जो चुनाव हैं वो होने वाले हैं इस साल। 60 से ज्यादा देशों में जो चुनाव हैं वो अभी शेड्यूल्ड हैं, कितनों में होते हैं कितनों में नहीं होते हैं, कुछ में हो चुके हैं, कुछ में हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, और बहुत सारे देश हैं जिनमें धीरे धीरे करके होंगे। जैसे बांग्लादेश में चुनाव हो चुका, ताइवान में आज हो रहा है, और उसमें अभी अभी न्यूज आई है कि एक जो एंटी चाइना पार्टी है, जो ताइवानी नेशनलिस्ट पार्टी है, उसका जो लीडर है उसने चुनाव में अपनी जीत क्लेम की है। तो एक एंटी चाइना पार्टी जो है उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन ताइवान के जीत लिए हैं। इसी तरह से हमारा देश भारत है, हमारे देश भारत में भी अप्रैल और मई में चुनाव जो है वो होने वाले हैं। वैसे ही हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में चुनाव होंगे, ईरान में चुनाव होंगे, श्रीलंका में भी चुनाव होंगे। इसके अलावा अगर हम और बड़े देशों की बात करें तो जो दुनिया महाशक्ति है अमेरिका, उसमें भी चुनाव हैं। यूरोप में अगर हम बात करें तो रूस में चुनाव होंगे राष्ट्रपति के, जिसमें जो व्लादिमीर पुतिन है वो री इलेक्शन के लिए जाने वाले हैं। उसके अलावा यूक्रेन में भी जो जेलेंस्की हैं, वो उनके ऊपर उनको कहा जा रहा है, चाहे वहां पे लड़ाई चल रही है, कि आपको चुनाव टाइमली करवाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे लोग उनके ऊपर में ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी होने का इल्जाम लगा रहे हैं। उसके अलावा और बहुत सारे, जैसे यूके है, इंग्लैंड है, उसमें भी चुनाव होने जा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें चुनाव हो रहे हैं। तो अब मैं इसमें आगे बारीकी में इस हिसाब से जाऊंगा कि ये जो चुनाव हैं इनमें मुद्दे क्या है, इनमें जो लोग हैं वो किन मुद्दों के ऊपर, या क्या एजेंडा है उसका जिसके ऊपर लोग जो हैं वो वोट डाल रहे हैं। तो जो सबसे पहला मुद्दा आ रहा है वो है राष्ट्रवाद। तो जितने भी हम न्यूज में देखते हैं और सब बात करते हैं कि जितनी भी लिबरल पार्टियां हैं वो धीरे धीरे कंजर्वेटिव होती जा रही हैं, और जितनी भी कंजर्वेटिव पार्टियां हैं वो धीरे धीरे दक्षिणपंथी या राइटिस्ट या फिर फार राइटिस्ट जो है वो होती जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नेशनलिज्म है, जिसने नेशन स्टेट्स बनाने में बहुत बड़ा एक किरदार अदा किया था, जो कैपिटलिज्म का एक बेस बना के दिया था, जो एक नेशन स्टेट्स की फॉर्म में। तो अब ये जो राष्ट्रवाद है ये दोबारा से एक फोकल पॉइंट बन रहा है राजनीति का, कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो नेशनलिज्म आ रही है। और नेशनलिज्म भी क्या, मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म, कि कोई अगर बहुत डाइवर्स कंट्री है तो उसमें जो भी कोई मेजोरिटी में है, चाहे कोई रिलीजियस मेजोरिटी हो, चाहे कोई एथनिक मेजोरिटी हो, चाहे कोई लिंग्विस्टिक मेजोरिटी हो, तो वो जो है वो सारी की सारी जो ऐसी मेजोरिटी है वो बेसिकली उसके ऊपर बेस्ड नेशनलिज्म है। वो कोई ऐसा नेशनलिज्म नहीं है कि जिसमें ये बात हो कि हमने सबको मिलके चलना है और हमने एक इंक्लूसिव जो एक सिस्टम है वो बनाना है। उसमें सिर्फ वोट लेने के लिए जो है उसको राष्ट्रवाद को जो है वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी पॉलिसी अगर आती है तो कहीं की भी अगर सरकार की बात करें तो वो जरूर उसको, खास करके जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या फिर जो ग्लोबल साउथ है, जो कि डेवलपिंग कंट्री है, उनमें एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि वो उसको जरूर राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। जैसे अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अगर जीएसटी आया तो कहा गया एक देश एक टैक्स, और उसके बाद में जो
डिमोनेटाइजेशन किया गया, उसको नारा ये दिया गया कि काला धन जो है वो हमारे देश में वापस आएगा। फिर जो धारा 370 तोड़ी गई, तो उसमें ये चीज कही गई कि एक देश एक कानून, अब जो कश्मीर है वो हमारे जो देश है उसका भाग बन गया है। जो पहले से ही हम लेकिन बोलते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। तो इस तरह से इसमें होता ये है कि जो ये नेशनलिज्म है, ये अपने आप में कोई मुद्दा नहीं है, ये असल में एक आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार एक जो सोसाइटी है, ये उनको अपील करता है कि अगर जैसे जीएसटी आया तो जीएसटी का फायदा जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं उनको हुआ ज्यादा, लेकिन जो मंझले और छोटे उद्योगपति हैं उनको उनका नुकसान हो गया। लेकिन उसके ऊपर में नेशनलिज्म की ऐसी शुगर कोटिंग की गई कि एक जो नॉर्मल इंसान है जिसको उसका नुकसान भी हो गया, उसको ये चीज लगती है कि कोई बात नहीं, मेरा अगर नुकसान हो गया तो क्या, देश के तो भला हो रहा है ना इसमें। लेकिन अल्टीमेटली इसमें चीज वही होती है कि जो देश है उसका फायदा उतना नहीं होता है जितना उससे जुड़े या वो पॉलिसी बनाने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, जितना उनको फायदा होता है। इसलिए इसको जो नेशनलिज्म है, इसको एक तरह से पॉपुलिस्टिक एजेंडे के तौर पे देखा जाता है कि एक ऐसा एजेंडा है जो लोगों की साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है। इससे कोई अल्टीमेटली रिजल्ट जो है, चाहे निकले चाहे नहीं निकले, लोग फिर भी ये नहीं मानेंगे कि ये जो चीज है ये गलत थी या फिर इसका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं निकला। जैसे अगर डिमोनेटाइजेशन की बात की जाए तो जो लोग इसको नेशनलिस्ट एजेंडे के फॉर्म में देखते हैं तो वो कहेंगे कि नहीं, डिमोनेटाइजेशन से काला धन कोई आया तो नहीं आया, लेकिन इससे ये फायदा हो गया। या फिर जीएसटी अगर बात करें तो जीएसटी में भी वो इसी तरह का वो करेंगे। आर्टिकल 370 को वो इस हिसाब से नहीं देखेंगे कि इससे हमारे देश का फेडरलिज्म कमजोर हुआ है, इसको वो नेशनलिस्ट शुगर कोटिंग के साथ में जो है वो इस तरह से पेश करेंगे कि नहीं, जो जरूरी था। ठीक है ना। तो ये जो मेंटेलिटी है ये पूरी की पूरी दुनिया में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में है, हर एक जगह पे ऐसा हो रहा है कि जो नेशनलिस्ट जो फार राइट है, जो कि किसी जो वहां की एथनिक माइनॉरिटी है, कोई रिलीजियस माइनॉरिटी है, उसके खिलाफ जो है वो कोई बात करता है तो वो लोगों को बहुत अपील करती है और लोग उसकी बहुत ज्यादा सपोर्ट हो जाती है लोगों में। तो एक तो ये बात है। इसके साथ साथ देख, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, अगर हम देखते हैं कि इमिग्रेशन का, जैसे अगर हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इमिग्रेशन का ये चक्कर है कि उस जैसे यूरोप है, यूरोप को इमिग्रेंट्स की जरूरत है। उसका रीजन ये है कि यूरोप में डेमोग्राफिक कोलैप्स हो रहा है, यूरोप की जो आबादी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है क्योंकि वहां का जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत कम है। तो अगर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को, अगर उन्होंने अपनी जो मिलिट्री है या फिर जो भी उनका सिस्टम है, अगर उन्होंने उसको स्टेबल रखना है तो उनको एक पर्टिकुलर आबादी चाहिए। तो अगर वो उनके देश में नहीं है तो वो बाहर से आ रही है। लेकिन उसमें इशू क्या हो रहा है, उसमें इंटीग्रेशन का इशू हो रहा है कि जो भी इमिग्रेंट आते हैं बाहर से, चाहे वो अफ्रीका से आए, चाहे वो एशिया से आए, चाहे वो मिडिल ईस्ट से आए, तो उनकी वहां की सोसाइटी में इंटीग्रेशन नहीं हो रही है। उसका इसका इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई इंग्लैंड में जाता है तो वहां पे जाके जो भी इंग्लैंड की कुछ कल्चरल वैल्यूज हैं या फिर इंग्लैंड की लैंग्वेज है, वो लोग या फिर इंग्लैंड की सोसाइटी है, वो उसमें जाके वो मिक्सअप नहीं हो पाते। अल्टीमेटली वहां पे कुछ पैरेलल सोसाइटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो वो पैरेलल सोसाइटी अल्टीमेटली क्लैश का कारण बनती है। जैसे हमने फ्रांस में पिछले साल जो दंगे हुए थे उसमें देखा कि जो फ्रांस है उसकी काफी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो अल्जीरियन डिसेंट की है, कि जो अल्जीरिया क्योंकि कॉलोनी हुआ करता था फ्रांस की, तो उस टाइम सारे लोग फ्रांस में आके बसे और उनको फ्रांस ने अपनी सिटीजनशिप दे दी। अब वो अल्जीरिया के हैं और वो ज्यादातर मुस्लिम हैं। तो अब उनकी जो फ्रांस में इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी कि वो अभी भी वो ना तो अच्छे से फ्रेंच बोलते हैं, वो अभी भी अरेबिक बोलते हैं। उसके अलावा जो उनका जहां पे वो रहते हैं वो भी एक तरह से जैसे हमारे यहाँ झुग्गी झोंपड़ियां या फिर किसी दलितों के घर होते हैं, इस तरह से अलग उनकी जो है वो रहने का पूरा सिस्टम है। उनमें लिटरेसी रेट बहुत कम है
और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है उनमें, क्योंकि लिटरेसी कम है तो उनको उस हिसाब से जो है वो नौकरियां नहीं मिल पा रही। इसके चलते क्या है कि वहां पे इतनी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो गई कि अल्टीमेटली उन लोगों की पैरेलल सोसाइटी बन गई और उनके दिमाग में ये चीज भर गई कि हमारे साथ में सिस्टेमेटिक अन्याय हो रहा है, कि जो पूरा फ्रांस का सिस्टम है वो मिलके हमारे साथ अन्याय कर रहा है, कि हमको अच्छी एजुकेशन भी नहीं दे पा रहा वो, और हमको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे पा रहा। और दूसरा जो है, ये सारी की सारी चीजों की फॉर्म में फिर क्या हुआ कि क्राइम रेट उनमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप किसी में लिटरेसी रेट कम है, जॉब नहीं है उनके पास में, तो क्राइम रेट भी ज्यादा होगा ऐसी उसमें। तो उसके चलते हुआ ये कि वहां पे जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिसमें एक लड़का था, उसको पुलिस ने रोका, उसको बोला कि तुम तलाशी करवाओ अपनी, वो वहां पे रुकने की बजाय वो सिग्नल तोड़ के भाग गया और उसको गोली मार दी गई। तो वो लड़का जो था वो पता चला कि वो मोरक्कन जो वो था, एक मोरक्कन माँ बाप का लड़का था। तो उसको ये बोल के कि क्योंकि फ्रांस का जो सिस्टम है वो हमारे साथ अन्याय करता है, तो जितने भी मोरक्कन या फिर अल्जीरियन डिसेंट के इमिग्रेंट थे, या फिर उनकी जो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन भी है, उन लोगों ने बहुत ज्यादा दंगा हुआ वहां पे, और 10-12 दिन तक पोजीशन बहुत ज्यादा खराब रही वहां पे। तो यहाँ से फिर जो है एक यूरोप में ये जो है वो फैल रहा है कि हमारे देश में उसको इस हिसाब से जो है पेश किया जा रहा है कि यूरोप में खास करके जैसे जर्मनी में या फ्रांस में या ब्रिटेन में जो क्राइम है वो इन इमिग्रेंट्स की वजह से है, कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उसके, कि जिसकी वजह से क्राइम रेट है, जो वहां पे रेप ज्यादा होते हैं तो उसका इल्जाम लगाते हैं कि उनमें ज्यादातर ये इमिग्रेंट इन्वॉल्व होते हैं। अगर वहां पे कोई वायलेंट अटैक होते हैं तो उसको ये बोल के पेश किया जाता है कि ये इस्लामिक एजेंडा जो है जिन टेररिस्टों का, ये वो करते हैं। तो इस हिसाब से पूरे यूरोप में एक एंटी इमिग्रेंट वेव जो है वो शुरू हुई, कि उन्होंने बोला कि जो हमको इमिग्रेंट्स की जरूरत नहीं है। अब आप देखो कि जितनी भी पार्टियां हैं ऐसी कि जो ये एजेंडा प्रोपेगेट करती हैं कि हमको इमिग्रेशन चाहिए ही नहीं, पहली बात तो यह कि वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे पोलैंड की सरकार है, पोलैंड की सरकार को लेके ये पॉलिसी आई थी कि जितने भी जो इलीगल इमिग्रेंट जाते थे यूरोप में, खास करके जो समंदर के रास्ते, कश्तियों के रास्ते जाते थे, तो उसको लेके एक पॉलिसी बनाई गई थी कि आप जो भी इमिग्रेंट आएंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बहुत सारे देशों का समूह है, कि उसको एक जगह रखा जाएगा और हर एक देश का कोटा बना दिया जाएगा, और उस कोटे के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनका, कि आपको इतने ये इमिग्रेंट आपको मिलेंगे, ये इमिग्रेंट पोलैंड को मिलेंगे, ये इमिग्रेंट चेक रिपब्लिक को मिलेंगे, ये इमिग्रेंट डेनमार्क को मिलेंगे, ये इमिग्रेंट नॉर्वे को मिलेंगे, इतने के आबादी के हिसाब से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाएगी। लेकिन हंगरी ने और पोलैंड ने ये कहा कि हमको ये मंजूर नहीं है, हम कोई भी इमिग्रेंट नहीं लेंगे, और उसका उन्होंने बहाना यही बनाया कि इससे हमारे कल्चर को खतरा है। जिसके चलते हंगरी में और पोलैंड में इस तरह की पार्टियों का राइज हुआ, कि जो राइटिस्ट पार्टियां थी, जो कि बेसिकली एक नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ मुद्दा ही है। लेकिन अब देखो कि पोलैंड की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो पोलैंड जब से, क्योंकि ये एक सोवियत सैटेलाइट स्टेट हुआ करता था, तो पोलैंड जब से यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ तब से जो बॉर्डर कंट्रोल खत्म हो गए। बॉर्डर कंट्रोल खत्म होने के बाद ये हुआ कि जो पोलैंड थे उसमें जो लोगों को वेज मिलता था, जो तनख्वाहें मिलती थी या फिर जो अर्निंग थी वो कम थी। दूसरे जर्मनी है या फिर हॉलैंड है या फिर बेल्जियम है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, उसमें ज्यादा थी। तो बहुत सारी एक ऐसी पॉपुलेशन जो स्किल्ड थी, जो पढ़ी लिखी थी, वो वहां से माइग्रेट करके ऐसी जगह चली गई जहां पे उनको जो उनकी इनकम है वो ज्यादा हो जाएगी। जिसके चलते फिर क्या हुआ कि पोलैंड में डेमोग्राफिक कोलैप्स हो गया, पोलैंड की आबादी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई, पोलैंड की आबादी बढ़नी जो है वो बंद हो गई। लेकिन अब वही जो मैंने पहले बात बोली कि अगर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी मेंटेन करनी है प्लस अपनी आर्मी मेंटेन करनी है, तो आपको लेबर भी चाहिए, आपको आर्मी भी चाहिए। लेकिन अगर आपकी आबादी ही कम होनी शुरू हो गई, आपका यूथ चला गया, तो वो जो कमी है वो कौन पूरी करेगा? वो ऑब्वियसली इमिग्रेंट पूरी करेंगे। तो ये असल में एक हवा बना के पेश किया जा रहा है इमिग्रेंट्स को। बिना, अगर कोई कहे कि यूरोप का कोई भी कंट्री ये बात बोल दे कि हम इमिग्रेंट लेंगे ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
कोई भी कंट्री इमिग्रेंट्स की वजह से ही यूरोप बना है। इमिग्रेंट्स के चलते एक जो सस्ती लेबर आई, जिसकी वजह से यूरोप इंडस्ट्रियलाइज हुआ था, और इमिग्रेंट्स ही अब जो है यूरोप का डेमोग्राफिक कोलैप्स है उसको बचाएंगे। लेकिन ये भी एक पॉपुलिस्ट एक स्लोगन है नेशनलिज्म की तरह, कि जैसे नेशनलिज्म भी एक जो ऐसा मुद्दा है जो हमारी साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है, ये भी एक साइकोलॉजी को अफेक्ट करने वाला मुद्दा है कि आप एक नेशनलिस्टिक इस तरह का रेटोरिक दो कि देखो हमने अपने पोलैंड के कल्चर को बचाना है, पोलैंड के जो नेशन है उसको बचाना है, इमिग्रेंट ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन पोलैंड एक ऐसा कंट्री है जो बहुत सारे इमिग्रेंट ले रहा है हर साल। तो इस बार ऐसा हुआ कि जो पार्टी वहां पे ज्यादा इमिग्रेंटों के खिलाफ बोलती थी वो चुनाव हार गई, और थोड़ी एक लिबरल पार्टी जो है वो अभी रिसेंटली जो चुनाव हुए थे उसमें जीती है। उसके अलावा जो अगला मुद्दा है वो मुद्दा है इकोनॉमी को लेके। इकोनॉमी को लेके ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है कि जैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें जो डेट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, खास करके जो अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके। उसके अलावा इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन में के जो कीमतें चीजों की बढ़ रही हैं, एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरा खाने पीने की चीजों की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो उसके चलते फिर ये हो रहा है कि बहुत सारे जो खास गरीब लोग हैं तो उनका जो है वो जीवन जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इशू हैं इकोनॉमी से जुड़े हुए, जैसे जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई कोविड के टाइम पे, कि जो कोई कंट्री बहुत सारे ऐसा वो करते थे कि जिसमें वो इधर उधर से अपना जो जिनको आयात के ऊपर में, जिनकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर में जो वो ज्यादा डिपेंडेंट थे, जर्मनी है वो बहुत सारी चीजें बेचता था, उनको भी नुकसान हुआ उसका कोविड की वजह से जो डिस्ट्रप्शन हुई। और जो कंट्री बाहर से आई हुई चीजों के ऊपर में डिपेंडेंट थे, जैसे जो रशिया या यूक्रेन के ऊपर से जो गेहूं मंगाते थे, तो उनका जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ उसकी वजह से। इसलिए ये भी एक मुद्दा बना है बहुत सारे कंट्रीज में कि जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स हुई हैं, कि जैसे जर्मनी में ये मुद्दा बना कि अगर हमारी गैस है वो रशिया से नहीं आएगी तो कहाँ से आएगी, और अगर कहीं और से आएगी तो क्या वो इतनी सस्ती होगी जितनी सस्ती हमको रशिया से मिल रही थी। तो अगर वो नहीं होगी तो वो जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उससे प्राइस राइज बढ़ेंगे, तो उसका जो बर्डन है वो कौन बियर करेगा। तो इस तरह के इशू भी हैं जो हमारे चुनाव हैं उनमें जो बहुत सारे देशों में चुनाव हो रहे हैं उसमें आ रहे हैं। लेकिन कुछ पॉकेट्स में जो है वो पर्यावरण का मुद्दा भी आता है कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, जैसे हमारा ग्रुप है या फिर कुछ ग्रीन पार्टी भी बन गई हैं यूरोप में या फिर यूएसए में, कनाडा में, जो ये मुद्दा उठाती हैं। जैसे रिसेंटली ये आया है कि जो 2023 है वो हिस्ट्री का सबसे ज्यादा गर्म साल था, कि जैसे जो यूरोप जो पेरिस एग्रीमेंट था उसने बोला था कि हम 1.5 से ऊपर नहीं जाने देंगे एवरेज टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल एरा से। तो पिछला साल जो है वो प्री इंडस्ट्रियल एरा से पिछले साल का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.48 डिग्री ज्यादा था। तो इसका मतलब ये है कि पेरिस अग्रीमेंट में जो इन्होंने गोल किया था तो वो ऑलमोस्ट वो एक तरह से वो फेल हो चुका है, कि शायद वो जो कैलकुलेशन अलग अलग लोग करते हैं, जैसे जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है वो 1.48 दिया है, कुछ जो एजेंसी है वो ये बोल रही है कि 1.5 क्रॉस हो गया पिछले साल। तो इनकी जो कैलकुलेशन है एवरेज टेम्परेचर को कैलकुलेट करने की वो अलग अलग है। अब चक्कर वही है कि एनवायरनमेंट का मुद्दा एक तो ये है कि ये इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है। जैसे बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं दुनिया में जो सूखे की मार पड़ती है उनको कंटिन्यूसली, बहुत सारे ऐसे एरिया है जिनको लगातार बाढ़ की मार पड़ती है, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे चक्रवाती तूफान आते हैं, जैसे फिलीपींस है वो जहाँ पे साल में 10 से 12 जो चक्रवाती तूफान हर साल आते हैं। तो लेकिन इसमें वो उसको अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, उसको नेचुरल कैलेमिटीज की फॉर्म में तो कर रहे हैं कि ये नेचुरल कैलेमिटीज बढ़ गई हैं,
इससे इसका वो इकोनॉमिक अंदाजा भी लगा लेते हैं कि अगर ये तूफान आया है तो इसमें इतने बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया, अगर ये बाढ़ आ गई इसमें इतने बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। लेकिन इसको इंटीग्रेट करके इसको क्लाइमेट चेंज से जोड़ना और उसके बाद में अपनी अपनी जो गवर्नमेंट है, जो भी पॉलिसी मेकर है, उनको क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ या उसके सोल्यूशन के बारे में कुछ करने के लिए मजबूर करना, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये पॉकेट्स में ये मुद्दा ऐसा है कि कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहां पे ये बात आ रही है। जैसे आप देखिए कि जो ब्रिटेन में जो नॉर्थ सी है उसमें बहुत ऑयल है। तो अब ब्रिटेन को इधर उधर से ऑयल मिल रहा था, तो ब्रिटेन ने ये फैसला किया हुआ था कि हम नॉर्थ सी में से ऑयल या गैस हम नहीं निकालेंगे, तो वो जो पड़ा है पड़ा रहने दें, हमको इधर उधर से जब सस्ता मिल रहा है तो हम वहां से लेंगे। लेकिन अब जब दुनिया में ये यूक्रेन वाला वॉर हुआ, उसके बाद में यूके में जो एनर्जी क्राइसिस आया, वहां पे गैस बहुत महंगी हो गई, पेट्रोल भी महंगा हो गया, जिसके चलते अब उनको अपना पुराना डिसीजन जो है वो रिवर्स करना पड़ा है। और रिवर्स करके ये हुआ है कि उनको अल्टीमेटली परमिट देने शुरू कर दिए उन्होंने कि हम भी जो है ऑयल और गैस जो है वो निकालेंगे नॉर्थ सी में से। तो इस तरह से बहुत सारे जो कंट्री जिन्होंने पहले इनकार कर दिया था। एक चीज अब ये भी होती है कि अलग अलग जो पार्टी है उनकी अलग अलग पॉलिसी होती है। जैसे अमेरिका की अगर हम बात करें तो जो रिपब्लिकन ज्यादा इकोनॉमिकली कंजर्वेटिव हैं, कि वो बोलते हैं कि हम कोई भी ऐसी प्रो एनवायरमेंट पॉलिसी नहीं लेके आएंगे जिससे बिजनेस को नुकसान हो। लेकिन बाइडन थोड़ा ऐसा करता है कि नहीं, हमको वो थोड़ा प्रो एनवायरमेंट, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा प्रो एनवायरमेंट है, वो अपने आप को इस तरह कुछ पॉलिसीज लाके अपने आप को इस तरह दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ मैं जो है वो प्रो एनवायरमेंट हूँ। जबकि जो रिपब्लिकन है, जैसे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है ट्रंप, वो तो बोलते थे कि क्लाइमेट चेंज तो हुआ बनाया हुआ है, ये तो हॉक्स है, ये तो ऐसे ही नकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं और ये उन्होंने कुछ पॉलिसीज भी बनाई है ऐसी कि जिनमें उन्होंने एड्रेस किया कि हाँ क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है, इसका ये हम इसको एड्रेस कर रहे हैं या इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, हम वो पर्टिकुलर जो रिस्पॉन्स है वो हम उसको प्लान करेंगे जैसे जैसे जो नेचुरल कैलेमिटीज है वो आएंगी। तो इसलिए एनवायरनमेंट का जो इशू है, अब बात वही है कि हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इंडिया में या कहीं और पे भी, बाकी ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस है, लेकिन जो बाकी नॉन इश्यूज हैं, जैसे अब मैंने पहले बात की इमिग्रेशन के बारे में बात की कि जो एक हुआ है, उसके अलावा जो नेशनलिज्म की बात की मैंने, वो भी एक हुआ है। इस तरह के जो साइकोलॉजिकल इशू है वो लोगों को ऐसा लगता है कि ये मुझे डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। हम उस चीज को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं जो उनको डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। अब एनवायरनमेंट का जो एनवायरनमेंट की वजह से जो नेचुरल कैलेमिटीज आ रही हैं, वो बहुत सारी ऐसी हैं जो हमको डायरेक्टली नहीं, वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। जैसे हम बोलें कि एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन की वजह से लगभग 70 से 80 लाख लोग हर साल मरते हैं। लेकिन अब चक्कर ये है कि वो एयर पोल्यूशन की वजह से डायरेक्टली नहीं मरेंगे, उनको एयर पोल्यूशन की वजह से कोई ना कोई बीमारी होगी। जैसे जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, वो सारी जो है वो हम एयर पोल्यूशन की वजह से हैं। उसके अलावा जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो उसको भी एयर पोल्यूशन की वजह से एयर पोल्यूशन के साथ जोड़ा जाता है। ब्रेन ट्यूमर वगैरह है उसको भी एयर पोल्यूशन के साथ में जोड़ा जाता है। तो अब अगर हम लोगों को ये बोलें कि हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से इतने लोग मरते हैं, वो तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि एयर पोल्यूशन की वजह से इतने लोग मरते हैं, उसको इस बात के साथ में लोग डायरेक्टली जुड़ नहीं पाते। तो इस तरह से कि ये वाला जो मुद्दा है एनवायरनमेंट का, तो उसमें यही इशू है कि ये हमको ये लगता है कि ये हमारी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जिन एरियाज में ये उनकी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, वहां पे लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं और इसको सीरियसली ले भी रहे हैं। तो ये तो बात हुई मुद्दों की कि जो मोटा मोटी मैंने ट्राई की इस चीज की कि जो ये कुछ पर्टिकुलर मुद्दे हैं जिसके ऊपर में ज्यादा बात होती है, या फिर लोग जो है वो वोट देने वाले, एक छूट गया
वो फॉरेन पॉलिसी का, कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी काफी ज्यादा बात हो रही है इस बार जो चुनाव हो रहे हैं। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो यूक्रेन युद्ध को लेके अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी, इस बारे में सब जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनसे पूछा जा रहा है। तो उसके अलावा जो गाजा को लेके जो अमेरिका का रुख रहा, या फिर गाजा को लेके जो भारत का रुख रहा, या गाजा को लेके जो भी दूसरे देश है उनका रुख रहा, उसकी भी चर्चा हो रही है। और अभी ये बोला जा रहा है कि जो बहुत सारे लिबरल वोटर है और यंग वोटर हैं और दूसरा जो ब्लैक वोटर्स हैं वो बहुत नाराज हैं बाइडन के साथ में, और अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो बाइडन को वोट नहीं देंगे तो एक बहुत बड़ा चंक जो है वो चला जाएगा। और 3-4 स्विंग स्टेट ऐसे हैं जिनमें जो अरब और ब्लैक वोटर्स हैं वो डिसाइडिंग रोल प्ले करने वाले हैं। और हो सकता है कि ये अगर लोगों ने ये मन बना लिया बाइडन की गाजा को लेके, जो भी बाइडन का रुख रहा है, कि जो भी वो इतना इनसेंसिटिव रुख रहा है उसका, जो वो किसी अपने जो एडवाइजर है वो उनकी बात भी नहीं सुन रहा, तो मे बी वो चुनाव जो है वो हार जाए। और एक बात ये, वो पहले भी पीछे चल रहा है जो वहां पे सर्वे आ रही है। तो इसलिए ये भी एक मुद्दा है कि जो फॉरेन पॉलिसी किसी देश की कैसी है, वो भी वहां के जो वोटर हैं उनको अपील कर रही है। एक अब मैं बात करूंगा जिसके बारे में काफी ज्यादा बात हो रही है इंटरनेशनल इश्यूज में, वो है सो कॉल्ड डी ग्लोबलाइजेशन। कि जो बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जैसे जो चाइना में पहले वो ऑफशोरिंग करते थे, और वो धीरे धीरे वो कंपनियां हैं वो चाइना को छोड़ के वो कहीं जिस देश को साथ बिलोंग करती थी वो वहां पे जा रही हैं। और इस चीज को डी ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया जा रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये उसका उल्टा ट्रेंड है, उसका रिवर्स हो रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन हो रही है। या फिर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उनमें डीकपलिंग हो रही है। लेकिन ये असल में डीग्लोबलाइजेशन नहीं है। डीग्लोबलाइजेशन तो तब होगी कि अगर कोई कंट्री अपने आप को, कि अगर सब कंट्री मिलके ये डिसाइड कर लें कि हम किसी के साथ में कोई ट्रेड करेंगे ही नहीं, तब डीग्लोबलाइजेशन हम मानेंगे इसको। ये बेसिकली इसको एक टर्म दी जा रही है इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म। ये एक इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म जो है ये एक उसका पार्ट है। ये जस्ट ऐसा हो रहा है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उनकी रीअलाइनमेंट हो रही है। ये ऐसा नहीं कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उनमें डिसरप्शन हो गई है या फिर वो बंद हो गई है ग्लोबल सप्लाई चेन, या फिर ट्रेड अब वैसे होगा ही नहीं जैसे पहले था। ऐसा नहीं है, ये इसमें रीअलाइनमेंट हो रही है। जैसे अब देखिए आपके जब एक तरह से कॉलोनियलिज्म का दौर था, उस टाइम पे ये था कि ये जो ब्रिटेन का एक एम्पायर था, एक फ्रांस का एम्पायर था, बेल्जियम का एम्पायर था, जर्मनी का एम्पायर था, रशिया का एम्पायर था, तो ये इन्होंने बेसिकली अपने अपने के एरिया वो किए हुए थे कि ये मेरी मार्केट है, इस मार्केट में मैं ही इसके रिसोर्सेज के ऊपर मेरा हक है, और इसमें जो भी बेचूंगा वो मैं बेचूंगा। इस तरह करके इन्होंने अपने अपने एम्पायर बनाए हुए थे। लेकिन जब ये एम्पायर ध्वस्त हुए तो इन्होंने जो कैपिटलिज्म है उसने फ्री मार्केट का नारा दिया कि जो जो दुनिया है ये एक मार्केट है और ये एक फ्री मार्केट है, इसमें आप आओ, आप कंपटीशन करो, और इस कंपटीशन में जो भी जीतेगा वो इसमें ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे टाइम के साथ ये हो रहा है कि जो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म है ये ध्वस्त होता जा रहा है। अब आप देखें कि अमेरिका था, अमेरिका गया जब चाइना ने अपने आप को खोला, उसके बाद में वहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने, तो बहुत सारी जो अमेरिकन कंपनियां थी वो वहां पे गई। जैसे सुधीर जी ने पिछली प्रेजेंटेशन में हमको बताया था कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसको सस्ता कच्चा माल, ये सस्ती एनर्जी चाहिए ताकि ये अपना काम करता रहे। लेकिन ये उसका एक फैक्टर है। उसका दूसरा फैक्टर ये है कि इसको सस्ती लेबर भी चाहिए। अब आप देखो कि एनर्जी की जो एक तरह से एक बेस प्राइस है वो तो सब जगह एक है। जैसे जो पेट्रोलियम का प्राइस है या कोयले का प्राइस है वो तो इंटरनेशनल मार्केट में लगभग सेम है। लेकिन वो जो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब था वो अमेरिका में क्यों नहीं बना, वो चाइना में क्यों बना? वो चाइना में इसलिए बना कि चाइना में उनको बहुत ज्यादा सस्ती लेबर मिल रही थी। सस्ती लेबर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो ये फ्री मार्केट वाला सिस्टम है ये कोलैप्स हो रहा है। पहले मल्टीनेशनल कंपनियां थी, उनको ये बोल दिया गया था कि पूरी दुनिया एक मंडी है, इस मंडी में आप आओ, आप इन्वेस्ट करो, आप कहीं पे भी फैक्ट्री बना लो, कहीं पे भी प्रोडक्शन करो, लेकिन आप हमको फलानी चीज जो है वो आप हमको प्रोवाइड करो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो है सब देशों ने इस बात को लेकर कॉन्शियस हो गए हैं कि नहीं, आपको हमारे देश में अगर हमको हमारे लिए कोई चीज प्रोड्यूस करनी है तो आपको हमारे देश में रह के ही प्रोड्यूस करनी है। जैसे अमेरिका में एक पिछले दिनों आया है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, तो उस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट में उन्होंने बात की है कि हम जो रिन्यूएबल्स हैं उनमें उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करवाई है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, और उन्होंने रिन्यूएबल्स में काम करने वाली कंपनियों को बहुत ज्यादा सब्सिडीज भी दी हैं। लेकिन उसमें शर्त ये है कि वो अमेरिका में रह के ही जो करें, इसमें उन्हीं कंपनियों को जो है वो मिलेगा जो सब्सिडी है या फिर बेनिफिट, जो अमेरिका में रह के जो है वो अपनी जो भी प्रोडक्शन है या और सब है ये करेंगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो देश हैं वो अब ट्रेड करना बंद कर देंगे, लेकिन अब ट्रेड में जो बैरियर है, ट्रेड में जियो पॉलिटिक्स जो है वो इन्वॉल्व हो गई है। पहले ऐसा था कि जो ट्रेड होता था, ट्रेड एक फ्री मार्केट बना दी थी, एक WTO ने सिस्टम बना दिया था कि ये पूरी के पूरा जो दुनिया है ये फ्री है, आप कहीं पे भी जाओ, इन्वेस्ट करो और प्रॉफिट कमाओ। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी सबने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कंपनियों के ऊपर में कि अगर आपने यहाँ पे काम करना है तो आपको यही फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, आपको चाइना से यहाँ आना पड़ेगा। चाइना के ऊपर में उन्होंने ये लगा दिया कि उनको हम फला फला चीज नहीं बेचेंगे। चाइना की अगर चीज बन के कोई अमेरिका में आएगी तो उन्होंने बोल दिया कि हम तो इसके ऊपर में 30% 40% टैक्स लगाएंगे। इस तरह करके ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि डी ग्लोबलाइजेशन हो रही है, जिसको जो चीज चाहिए वो सबको मिल रही है, लेकिन जो पहले जो ट्रेड था वो कंपैरेटिवली फ्री था, उसमें अब रिस्ट्रिक्शन लग गई है, उसमें प्रोटेक्शनिज्म की बात आ गई है कि हर एक कंट्री को ऐसा है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं। लेकिन आजकल की दुनिया में ये एक हॉक्स है, कोई भी कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। जिस हिसाब से दुनिया इंटरडिपेंडेंट हो गई है, आपको कुछ ना कुछ आपके पास में सरप्लस रहेगा जो आप कहेंगे कि मैं ये बेचूं और मेरे पास फॉरेन कैपिटल आए, और कुछ चीजें आपको डेफिशिट रहेंगी आपके पास में। अब जैसे इंडिया है, मे बी इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बाहर बेचेगा, IT जो सेक्टर है इंडिया का वो बाहर एक्सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा, लेकिन पेट्रोलियम जो है उसमें इंडिया कभी भी जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि पेट्रोलियम जो है रिसोर्स उसके हमारे पास में नहीं है, तो वो हमको बाहर से लेना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि इंटरडिपेंडेंस उतनी है दुनिया में, ये जस्ट ऐसा है कि जो सप्लाई चेन थी, ठीक है, जैसे पहले क्या होता था कि जो कुछ पर्टिकुलर चीज चाइना में बनती थी, कुछ पर्टिकुलर चीज जापान में बनती थी, जो चिप्स थी वो ताइवान में बनती थी, वो सारी करते कराते अमेरिका में आके उसको वो असेंबल होती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब उन्होंने बोला कि नहीं, हम अमेरिका में ही सब कुछ करेंगे। सिर्फ ये चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो कमजोर हो गई है या ग्लोबलाइजेशन की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है या डी ग्लोबलाइजेशन हो गई है। तो इसके बारे में भी काफी डिस्कशन चलती है, इसीलिए मुझे था कि ये वाली बात भी मैं क्लियर करूं कि डी ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक रीअलाइनमेंट हो रही है जो सप्लाई चेन्स है उनकी। और इसके अलावा एक मैं पॉइंट पे बात करूंगा जिसपे पिछली बार भी बात आई थी, जैसे रिन्यूएबल्स के बारे में बात आई थी। तो अफ्रीका एक ऐसा सब कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है कि जहां पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है रिसोर्सेज के हिसाब से कि यूरेनियम बहुत ज्यादा है वहां पे जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए जो भी हमको चाहिए, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, वो सब अफ्रीका में है। उसके अलावा गोल्ड के बहुत ज्यादा बड़े भंडार हैं अफ्रीका में। तो इसलिए और रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ये जो भी ये एक तरह से क्रांति हो रही है ये सो कॉल्ड जो रिन्यूएबल्स में, उसमें अफ्रीका बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और इसके चलते ये हो रहा है कि जो अफ्रीका है वो आजकल जियोपॉलिटिक्स का अड्डा बना हुआ है। अफ्रीका में पिछले दिनों बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई है, बहुत जगह ऐसा हुआ है कि जो डेमोक्रेटिक सरकारें हैं
उनको खत्म करके वहां पे जो है सैन्य शासन लागू हो गया है। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि सिविल वॉर शुरू हुआ है। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि वहां पे एकदम पूरा मारामारी हो रही है। तो ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो है बुर्किना फासो में जो है सरकार को खत्म करके वहां पे जो है मिलिट्री डिक्टेटर लग गया। उसके अलावा माली में सेम हुआ, और उसके अलावा नाइजर में अभी हुआ कि नाइजर में जो है जो एक थोड़ा डिक्टेटर ही था, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड राष्ट्रपति नहीं था, उसको हटा के वहां पे जो है वो एक सैन्य शासन लागू हो गया। उसके अलावा सूडान है, सूडान में पहले तो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड राष्ट्रपति को हटाया गया, हटाने के बाद में वहां पे जो दो मेन जनरल थे आर्मी में, अब उनके बीच में लड़ाई हो गई और वो जो है एक तरह से सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। और इथियोपिया में भी काफी ज्यादा टेंशन चल रही है। तो ये इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो एरिया है जो बहुत रिसोर्स रिच है, ये पहले जो ग्लोबल नॉर्थ है, खास करके जो यूरोप और अमेरिका के कंट्रोल में हुआ करता था। जैसे नाइजर में बहुत ज्यादा यूरेनियम के भंडार हैं, और वो सारे के सारे जो अब अगर हम वो जो नाइजर है वो पुरानी कॉलोनी है फ्रांस की, तो फ्रांस की बोलते हैं कि अराउंड 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनती है। तो वहां के सारे यूरेनियम के रिसोर्स थे नाइजर के, वो सारे के ऊपर में फ्रांस की कंपनी का कंट्रोल था, और वो वहां पे फ्री में जो है वो यूरेनियम निकाल रही थी और अपने यहाँ पे बिजली बना रही थी। इसी तरह से जो यहाँ पे जो एक तरह से जो फ्रांस का, ये फ्रांस आ गया, जो अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट है, वो क्योंकि पुराने फ्रांस के एम्पायर का पार्ट था, तो वहां की जो गोल्ड माइंस हैं, वहां की जो डायमंड माइंस हैं, उनके ऊपर सब जगह पे फ्रांस का वो था, और कुछ भी वहां पे होता था तो फ्रांस की इंटरफियरेंस होती थी। लेकिन अभी रशिया ने और चाइना ने मिलकर ऐसा किया है कि वहां की जो पॉपुलेशन है, जो डिस्कंटेंट है फ्रांस के खिलाफ में या फिर वेस्ट के खिलाफ में या अमेरिका के खिलाफ में उनका, उसको यूज करके उन्होंने ये किया है कि वहां पे ये सब कू हुए हैं, इसमें रशिया और चाइना का हाथ बताया जा रहा है। क्योंकि जितने भी मिलिट्री डिक्टेटर आ रहे हैं वहां की सरकारों को का तख्ता पलट करने के बाद में, वो सारे प्रो रशिया और प्रो चाइना है। और उसमें कहा यही जा रहा है कि जो चाइना है, जो उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था अफ्रीका में, वो क्यों किया था? क्योंकि वो जानता था कि आने वाले टाइम में जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का या फिर रिन्यूएबल्स का बूम आएगा। और उन्होंने पहले ही उन कंट्रीज को, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, तो वहां जो 70% कोबाल्ट है दुनिया का, वो वहां से आता है जो इलेक्ट्रिक बैटरीज में पड़ता है। तो उन्होंने पहले से ही उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में लेके उन्होंने जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को अपने पाले में कर लिया था। तो इस तरह से पहले मिडिल ईस्ट होता था या यूरोप होता था, जो बहुत देर तक जो है वो जियोपॉलिटिक्स का एक चेस बोर्ड बना रहा है। तो अभी वो चेस बोर्ड जो है वो अफ्रीका में है। और दूसरी बात एक ये भी है कि अफ्रीका में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि आने 2050 तक ये होगा कि जो अफ्रीका की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो शायद इसकी पॉपुलेशन जो है वो एशिया को भी क्रॉस कर जाए। अभी ये कहा जा रहा है कि दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, उसका आधे से ज्यादा जो है वो इंक्रीज अफ्रीका में है, जिनमें नाइजीरिया जो है वो सबसे ज्यादा जो तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इस तरह से कि जो वहां पे चीप लेबर भी इनको मिलने वाली है, वहां पे रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए अफ्रीका को अब वो ये कब्जा तो कर नहीं सकते जाके, लेकिन वो वहां पे अपनी पपेट सरकारें जो हैं वो जरूर स्थापित कर सकते हैं, ताकि ये यहाँ वहां पे चाहे लोगों का शोषण करें, चाहे वहां पे जो रिसोर्स है उनका शोषण करें, इनको कोई रोके नहीं। तो इसके चलते जो चाइना और रशिया है वो फ्रंट रनर है अभी, और अमेरिका और जो वेस्ट है वो अफ्रीका में जो बैकफुट पे जाता जा रहा है कि वहां पे, क्योंकि रशिया ने और चाइना ने बहुत अच्छे से यूज किया है वहां पे नेशनलिज्म को, प्लस जो एंटी वेस्ट जो सेंटीमेंट था उसको। और लास्ट में मैं जो दो बड़ी जंगें हैं उसके बारे में थोड़ा मैं अपना व्यू पॉइंट दूंगा। सबसे पहले मैं यूक्रेन वॉर के ऊपर में व्यू पॉइंट दूंगा अपना, कि यूक्रेन का वॉर जो है वो एकदम स्टिल हो गया है, स्टेलमेट हो गया है। उसका रीजन ये है कि जो मिलिट्रली और टेक्नोलॉजिकली दोनों एक तरह से बैलेंस हो गए हैं रशिया और यूक्रेन।
जितना मिलिट्री उनका है उतना यूक्रेन ने इकट्ठा कर लिया है, जितनी टेक्नोलॉजी यूक्रेन के पास है उतनी रशिया के पास में हो गई है। अब अगर कहीं पे यूक्रेन हमला करता है तो रशिया उसको जो है वो गेन करने नहीं दे रहा, और अगर कहीं यूक्रेन हमला कर रहा है तो उसको रशिया गेन नहीं करने दे रहा। इस तरह से ये एक स्टेलमेट हो गया है। और ये जो स्टेलमेट है ये अगर टूटेगा तो ये तभी टूटेगा कि अगर कोई एक साइड जो है वो अपने हाथ खड़े करेगी। तो उसमें ज्यादा चांस यही है कि यूक्रेन को पीछे हटना पड़े, क्योंकि रशिया जो है ज्यादातर जो दो ही कारण होते हैं देखिए कि जो युद्ध को किसी को मेंटेन रखते हैं। एक तो ये है कि कंटिन्यूस जो है वो जो सोल्जर हैं उनकी सप्लाई होती रहे, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर जख्मी होते हैं, बहुत सारे मर जाते हैं। उसके अलावा जो है वो उनको कंटिन्यूसली हथियार भी जो है वो सोल्जर्स को प्रोवाइड होते रहे। अब रशिया तो उसमें सेल्फ सफिशिएंट है, रशिया के पास हथियार भी हैं, या अगर नहीं है तो वो उसका जुगाड़ भी कर लेता है। और रशिया की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत बड़ी है, तो अगर उनके फौजी यूक्रेन से ज्यादा मर भी गए हैं तो वो उनको रिप्लेस कर सकता है। लेकिन यूक्रेन के पास में ये लग्जरी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन ने जो भी युद्ध लड़ा है वो पैसा ज्यादा सारे का सारा जो उसकी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है यूक्रेन की अपनी, जो भी सारा वो खड़ा है वो इसीलिए खड़ा है कि यूरोप और अमेरिका उसको पैसे और हथियार दे रहे हैं। दूसरी बात एक ये भी आ रही है कि जैसे शुरू शुरू में रशिया में हुआ था कि बोल रहे हैं कि अगर यूक्रेन जनरल मोबिलाइजेशन का कॉल दे देगा तो उसके बहुत सारे जो नौजवान हैं वो लड़ने को तैयार नहीं है, वो शायद भाग जाएंगे इधर उधर, जैसे पहले रशिया के नौजवान भाग रहे थे कि हमको कहीं ये पकड़ के फ्रंट पे न भेज दें। तो इसलिए ये स्टेलमेट जल्दी खत्म हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये जब तक ये पैरिटी इनमें रहेगी कि यूक्रेन को वेस्ट से हथियार मिलते रहेंगे और यूक्रेन अपनी मिलिट्री को भी जो है वो एक तरह से सॉलिड एक तरह से बना के रखेगा, या फिर एक उनमें यूनिटी कायम रहेगी जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप है उसमें, तो ये लंबा भी चल सकता है। लेकिन अगर अमेरिका में मान लो कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है, जैसे ट्रंप अगर आ गया तो, या रिपब्लिकन आ गए तो ट्रंप आएगा तो वो जो यूक्रेन को पैसे वगैरह मिल रहे हैं वो सब बंद करने वाला है, जिसके चलते यूक्रेन को अल्टीमेटली समझौता करना ही पड़ेगा रशिया के साथ में। तो उसमें वही है कि जो 4 प्रांत हैं यूक्रेन के, वो रशिया ने पहले ही साइन कर लिया है कि वो हमारे हैं, तो वो रशिया यूक्रेन को बोलेगा कि वो प्रांत जो है वो रशिया में शामिल हो जाएंगे। क्रेमिया के ऊपर में रशिया ये बोलेगा कि क्रेमिया जो है वो उसके ऊपर मेरी अधीनता स्वीकार करे, वो भी यूक्रेन जो मेरा कब्जा है उसको एक्सेप्ट करे। और फिर वो यूक्रेन को ये भी बोला जाएगा कि तुम यूरोपियन यूनियन में मे भी शामिल हो जाओ लेकिन तुम नेटो में शामिल नहीं होगे। तो इस बात के ऊपर में यूक्रेन को राजी होना पड़ेगा। लेकिन ये एक मोटा मोटी सिचुएशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये चेंज भी हो सकती है। दूसरा, गाजा की अगर बात हो रही है तो गाजा में ये है कि लड़ाई चल रही है और वहां पे अर्बन वॉरफेयर चल रहा है, स्ट्रीट टू स्ट्रीट, हाउस टू हाउस, एक बिल्डिंग में भी फ्लोर टू फ्लोर जो है वो लड़ाई चल रही है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमास है, हमास एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमास एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी वो इस हिसाब से है कि जो इससे पहले जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने जो एक मिलिटेंट जो अप्रोच ली थी वो शुरू शुरू में ली थी, उसके बाद में वो पॉलिटिक्स में आ गए थे। और पॉलिटिक्स में आके अब वो यही है कि हम जो पीसफुल मीन्स में, और दूसरा हम एक तरह से एक पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू हम पैलेस्टीनियन जो एक नेशन है उसको एस्टेब्लिश करवाएंगे। लेकिन हथियार छोड़ने के बाद भी कुछ नहीं हुआ ऐसा, और दिन ब दिन जो है वो फलस्तीनी जो लोग हैं उनके ऊपर ऑपरेशन भी बढ़ता गया, और जो फलस्तीन है उसकी जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी है उसमें भी इसराइल का एनक्रोचमेंट बढ़ता गया। तो अभी क्या हो रहा है कि इसके चलते ये हुआ कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आए लाइमलाइट में, कि जो बोलते थे कि नहीं ये पॉलिटिकली या फिर डायलॉग से काम चलने वाला नहीं है, हम लड़के जो है वो फलस्तीनी जो राष्ट्र है वो बनाएंगे, और हमास भी ऐसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी जो
जिस तरह से बहुत ही ज्यादा निर्ममता से इसराइल ने वहां पे गाजा में बमबारी की है, अब तक 22,000 से ज्यादा लोग मर गए हैं, और बोल रहे हैं कि 1% से ज्यादा जो वो जो कि बहुत ज्यादा है, 1% पॉपुलेशन जो है वो अब तक गाजा की मर चुकी है, और उससे 3-4 गुना जो ज्यादा है वो जख्मी है। तो ऐसी सिचुएशन में ये है कि अगर मान लो ये एक बार क्लेम कर भी लेते हैं इसराइल वाले कि हमने जो उसका कमांड स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अगर ये अपनी विक्ट्री वो करते भी हैं तो इससे कुछ नहीं होने वाला। जो भी लोग इसमें अफेक्ट हुए हैं, अल्टीमेटली उनके मन में हमास में शामिल होने की फीलिंग ही आएगी। अभी अगर हमास के 20,000 मेंबर थे, हो सकता है जब इसराइल यहाँ से चला जाए उसके बाद में उनके 1 लाख मेंबर हो जाएं। तो ये एक आइडियोलॉजी है, इसको आप हमास को हमला करके, हमास के बंदों को मार के आप खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए इसराइल में भी टैक्टिकल विक्ट्री उसको मिल जाए एक बार, कि वो बोल दे, ये चीज क्लेम कर दे कि मैंने हमास के लीडरों को मार दिया, मैंने हमास का जो कमांड स्ट्रक्चर उसको तबाह कर दिया, हमास के इतने लोगों को मैंने गिरफ्तार कर लिया वगैरह वगैरह। लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी उसकी। क्यों? क्योंकि आप ऐसी जगह के ऊपर नहीं रह सकते ज्यादा देर जहां की जो पॉपुलेशन है वो आपके प्रति हॉस्टाइल हो। अमेरिका ने ट्राई किया, इराक में ट्राई किया, वहां पे फेल हुआ, अफगानिस्तान में ट्राई किया, वहां पे फेल हुआ। नहीं हो सकता ऐसा। अगर वहां की जो पॉपुलेशन है, वो फलस्तीनी जो राष्ट्र है वो चाहती है, जब तक फलस्तीनी राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक जो है आप उनके दिल नहीं जीत सकते, इसराइल कितना भी ट्राई कर ले। तो इसलिए इसराइल में भी इस लड़ाई में जीत जाएगा, उसके पास पावर है, उसको अमेरिका से जो है बहुत ज्यादा मदद मिल रही है, उसको और भी जो सारे वेस्टर्न कंट्री हैं वो हमायत दे रहे हैं, इतने सारे लोग मार दिए उन्होंने, तो कोई उसके बारे में बोलना ही नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जो स्ट्रेटेजिक डिफीट ये अमेरिका की भी होगी और जितने भी इसराइल के सहयोगी हैं उसकी भी होगी और इसराइल की भी होगी। और अल्टीमेटली जो है, जो ग्लोबल साउथ है, खास करके ग्लोबल साउथ में अब अगर अमेरिका कभी भी ये रोना रोएगा कि जैसे अगर कोई कहेगा यूक्रेन में सिविलियन मारे जा रहे हैं, तो लोग अब उस सिंपैथी से अमेरिका को या फिर वेस्ट को नहीं देखेंगे जैसा पहले देखा जा रहा था, कि वो ये बोलेंगे कि ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, कि जहां पे इनका जो एक तरह से वेस्ट है या अमेरिका है, कि जहां पे इनको ठीक लगता है वहां पे जो अगर लोगों को मारते हैं तो ये चुप हो जाते हैं, और अगर इनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली कुछ नहीं हो रहा है तो वहां पे अगर कोई जख्मी भी एक आदमी हो जाता है तो ये उसका हो हल्ला करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अल्टीमेटली गाजा में कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली अमेरिका की, इसराइल की और वेस्ट की स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी, चाहे हमास एक टाइम पे हमको ये भी लगे कि वो हार गया है या इसराइल ये क्लेम करता भी है तो भी। जी धन्यवाद। आपका कोई सवाल होगा तो मैं उसका जवाब दूंगा।